नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद है। दिल्ली से आज रेलवे की भगदड़ को लेकर के एक बड़ी अहम खबर आई है। रेलवे की तरफ से एक्स यानी सोशल मीडिया की जो साइट है एक्स, उसको आदेश दिया गया है कि 36 घंटे के अंदर लगभग 250 के करीब ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको हटा दिया जाए। आपको बता दें कि भगदड़ वाले दिन, जिस दिन महाकुंभ जाने के लिए लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे, तो लगभग 18 लोगों की उसमें मौत हो गई थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ये 250 के करीब वीडियो ऐसी हैं जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ बुज़ुर्ग बेहोश दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ की लाशें वहां पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिस पर प्लेटफॉर्म पर सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। इन वीडियोस को लेकर के रेलवे लगातार एक के बाद एक सफाई दे रहा है, क्योंकि ये वीडियोज़ रोज़ सोशल मीडिया पर नए नए तरीके से अपलोड की जा रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। रेलवे की तरफ से डिमांड की गई है कि एक्स पर पड़ी हुई इन तमाम वीडियोज़ को हटा दिया जाए। हालांकि एक्स की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसमें 36 घंटे का समय एक्स को दिया गया है, जिसे कहा गया है कि आपको तमाम वीडियोज़ हटानी होंगी, क्योंकि रेलवे प्रशासन को अपने काम करने में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये भी खबर मिली है कि इन वीडियोज़ की वजह से कुछ परिवार वालों को भी दिक्कतें हैं। इस भगदड़ में कुछ परिवार के लोगों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि इस पर पड़ी हुई तमाम वीडियोज़ को हटा दिया जाए, जिनमें उनके परिवार वालों की तस्वीरें लगातार वायरल की जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए इन वीडियोस को हटाने के लिए एक्स को आदेश दिया है। देखना बहुत अहम रहेगा कि ये वीडियोस कैसे और कब हटाई जाती हैं, और इनको हटाने के बाद क्या ये कंटेंट और किसी तरह की सोशल साइट्स पर तो नहीं रहेगा। हालांकि आज कुंभ को 41 दिन हो चुके हैं। रेलवे ने भगदड़ के बाद से एक सीख ली है और लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से तमाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के अब खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद अब महाकुंभ में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अब सरकार फ्रंट फुट पे आ गई है और साफ तौर पे A.K. शर्मा ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को घेरने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से आधी अधूरी है और आधी अधूरी जानकारी जनता को नहीं देनी चाहिए। साफ तौर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कुंभ में गंगा, यमुना, सरस्वती और पानी की गुणवत्ता को लेकर के एक जांच रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि यह जो पानी है वो नहाने योग्य नहीं है। ऐसे में जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, करोड़ों लोगों ने एक साथ एक जगह पर स्नान किया हो, ऐसे में पानी की गुणवत्ता पर जांच या सवाल उठाना अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा हो गया है। और अब ये बहस विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया है और विपक्ष की ओर से अब ये बात भी कही जा रही है कि पानी नहाने योग्य नहीं था, उसके बावजूद गंगा की सफाई को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुणगान गाते रहे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों लोगों को इस आस्था की डुबकी में लगाने से पहले पानी की गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए थी। आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अपनी जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि जो संगम का पानी है, महाकुंभ में जो लोग स्नान कर रहे हैं, वह जल नहाने योग्य नहीं है। इस बात को सुनते ही A.K. शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने मुखर होकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट पर सवाल किए हैं और कहा है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ यह रिपोर्ट जनता के सामने पेश की गई है। बल्कि महाकुंभ के इस पर्व पर, महाकुंभ के इस स्नान को लोग आस्था से जुड़कर देखते हैं और यह एक ऐसी गुणवत्ता है जिसमें वैज्ञानिकों से भी जांच करा ली जाए तो भी यह पूरी बात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गलत मानी जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी इस पूरी बात को चैलेंज किया है, इस पूरी रिपोर्ट को चैलेंज किया है कि इस प्रकार से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां महाकुंभ, गंगा, जमुना, सरस्वती जो नदियां जिस जगहों से होकर के आती हैं वो पानी क्लीन और क्रिस्टल है और ऐसे में किसी भी प्रकार से गुणवत्ता में कमी नहीं हो सकती। बावजूद उसके विपक्ष ने अब सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन पानी की गुणवत्ता की जांच एक गंभीर विषय हो गया है। जहां महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी में अब
पानी एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है और यह बात मानी जा रही है कि यदि पानी की गुणवत्ता ख़राब है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी जानकारी के साथ अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी। साफ तौर पे ए.के. शर्मा जो नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी मुखर होकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट को बताया है। उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो छुपाए गए हैं। पूरी जांच के बाद ही ये रिपोर्ट आम जनता के सामने आनी चाहिए, जिससे आम जनता को पता चले। साथ ही उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि वैज्ञानिकों से इस पूरी रिपोर्ट की जांच कराई जाए। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि यह जो जल है वो पूरी तरीके से शुद्ध एवं साफ़ है एवं गुणवत्ता से भरा हुआ है। लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष को इस वक्त महाकुंभ के इस अवसर पर पानी पर राजनीति करने का मौका अवश्य मिल गया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और कोई भी अंकुश लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जोनल अधिकारी हों, AE हों, JE हों, सब के सब अवैध निर्माण में संलिप्त हैं, क्योंकि शिकायतें होती हैं, ख़बरें दिखाई जाती हैं और तमाम चीज़ें उजागर होती हैं। उसके बाद भी अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग रहा। कोई भी जोन हो, सारे जोन में एक ही तरह की कहानी है। सबसे अहम चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है कोई ख़बर तो सील ज़रूर हो जाती है, मगर सील भी साठ गांठ करके खोल दी जाती है और बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है, जिसमें जोनल अधिकारी AE JE बिल्डर से साठ गांठ करके फिर से अवैध निर्माण लखनऊ में कराते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हाल में 81 बिल्डिंगों का प्रकरण सामने आया, जिसमें हाई कोर्ट सख्त हुई कि आखिरकार ऐसे अवैध निर्माण लखनऊ में हुए क्यों। अब ये 10 साल का विवरण था, उसके बाद भी अगर लगातार अब भी अंकुश नहीं लगेगा, फिर 10 साल के बाद तमाम अवैध निर्माण की अंबार लग जाएंगे और इसी तरह से ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश होते रहेंगे, जो जोनल अधिकारी AE JE कंप्लाइंस भी नहीं कराते। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं होता और उनकी ज़मीनी हकीकत जो है वो ज़ीरो है। इसी तरह से अवैध निर्माण 7 जोन, 6 जोन, 2, 3, 1 तमाम जोन में लगातार होते चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मैकेनिज़्म क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण पेश करता है, जिसकी वजह से अवैध निर्माण पर अंकुश लगे। लगातार VC LDA कहते हुए नज़र आते हैं कि हम अवैध निर्माण पर अंकुश ज़रूर लगाएं, मगर अंकुश लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। बीते कई दिन से राजधानी दिल्ली NCR में फरवरी के महीने में ही लोगों को मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था। भले ही रात के समय और सुबह के समय लोगों को हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा हो, लेकिन दिन के समय इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि लोगों के पसीने छूट रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या इस बार गर्मी जल्दी आ जाएगी या फिर ठंड एक बार फिर से यू टर्न लेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है और मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली में 22, 23, 24 फरवरी को जो मौसम में परिवर्तन हो सकता है और एक बार फिर से ठंडी हवाएं चल सकती है। आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सक्रिय हुआ था वो यहाँ से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पहुंचा और यहाँ पर बर्फबारी हुई और अब वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जा चुका है और यही कारण है कि यहाँ से जो सर्द भरी हवाएं हैं राजधानी दिल्ली तक जो है वो नीचे पहुँच रही हैं और यही कारण है कि 22, 23 और 24 फरवरी को राजधानी दिल्ली में लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इसके बाद मौसम विभाग का ये कहना है कि 25 और 26 फरवरी को राजधानी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसका फिर असर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा और यहाँ पर फिर से बर्फबारी का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो दिल्ली और NCR के लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से खुशखबरी आई है और दिल्ली में एक बार फिर से ठंड ने यू टर्न दे दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
कैदियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि शायद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें जो है जेल में जो बंद कैदी हैं उनको जो है गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। जिस तरीके से महाकुंभ में लोग डुबकी लगा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ से जल ला करके जो है छत्तीसगढ़ के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 से ज़्यादा सब जेलों पर जो है कैदियों को जो है 25 तारीख को जो है गंगा स्नान कराया जाएगा। इसको लेकर के सभी अधिकारियों को जो है गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बात कही है और निर्देशित भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। उन्होंने कहा हमारा परंपरा और संस्कृति हमेशा से रही है कि जो कैदी है वो अध्यात्म से जुड़े, पुनर्वास से जुड़े, जिसको लेकर के ये निर्णय लिया गया है। अगर कैदी जो है स्नान करते हैं तो कहीं न कहीं मन में शुद्धि और एक अच्छा आचरण का जो है जो विचार जो है संपन्न होगा, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के जितने भी जेल हैं उस पर जो है गंगा स्नान की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है और ये स्नान जो है 25 जो है फरवरी को जो है कैदियों को स्नान कराया जाएगा। जिस तरीके से 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार से वहाँ से जल ला करके ये स्नान कराया जाएगा और जो है कैदियों को एक बड़ी राहत की बात है और स्नान करेंगे और जो है वहाँ जा नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से जल आने पर कहीं ना कहीं आत्मा की और मन की शांति जो है कैदियों को ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। छब्बीस फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हुए हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद कर दिया जाए। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार के तरफ से पुलिस अधिकारियों को हर जिले के एसपी को निर्देश गया है कि जब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जो भी मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसको और सुदृढ़ कर लिया जाए। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों के दिन या धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी कहीं पे भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो यूपी पुलिस उस पर ऊपर कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये भी देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि जब भी कोई धार्मिक या कोई ऐसा पर्व पड़ता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो जनमानस के लोग हैं वो धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती रहती है कि ऐसे दिन हर व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शिवरात्रि के दृष्टिगत हर एक धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। और जिस तरह से लगातार अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस मुख्यालय से की जा रही है, कहीं पे भी शिथिलता और लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए विशेष निर्देश दिए हैं। अगर कहीं पे भी शिथिलता बरती जाएगी अधिकारियों द्वारा तो आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। मैं इसमें उत्तराखंड विधानसभा परिसर में खड़ा हूँ और उत्तराखंड बजट सत्र जो 18 फरवरी से चल रहा था आज समाप्त हो गया है। तमाम सियासी गहमागहमी के बीच कई सारी विधेयकों को सरकार ने सदन के पटल पे रखा और बहुमत के आधार पे पास भी कराया। सबसे चर्चित सख्त भू कानून विधेयक रहा जिसको सरकार ने सदन के पटल पे रखा और पास कराया। इसके साथ ही पूरे सत्र में UCC भी छाया रहा। एक तरफ जहां विपक्ष ने UCC की तमाम खामियों की ओर सरकार का ध्यान खींचा, वहीं सरकार ने उसकी अच्छाइयों को भी विस्तार से सदन के पटल पे रखा जो सदन की कार्रवाई में दर्ज हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच की जो तू मैं थी वो भी सदन को काफ़ी गरमाए रखी। और अंतिम दिन जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने
सारी कड़वाहटों को भूल करके सदन को चलाने में सहयोग किया और बहुत सारे तारांकित अतारांकित प्रश्नों पे सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत हुई जो सदन के पटल पे रखा गया। लेकिन इस बार के सदन में सबसे चर्चित जो मामला रहा वह भू कानून का मसौदा था, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के जन सैलाब सड़कों पे उमड़ रहा था। उसको उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहले कैबिनेट से मंजूरी दी और उसके बाद उसे इसी सत्र के बजट सत्र में पटल पे रखा और पटल से उसे पारित भी करा लिया। निश्चित रूप से इस सत्र की कार्रवाई में जो सियासत हुई उसकी गूंज आगे चल के उत्तराखंड के सियासी जगत में देखने को मिलेगी और भू कानून के मसौदे को लेकर के जिस तरह से प्रदेश में आंदोलन चल रहा था उसकी आंच जरूर धीमी हुई है, लेकिन इस भू कानून मसौदे को लेकर के उसके प्रावधानों को लेकर के इस पे काम करने वाले कई लोगों ने आपत्तियां भी जताई है, जिससे लग रहा है कि आगे चल करके सरकार को इसमें कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड का मौसम है वो कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में देखिएगा कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर बर्फबारी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली थी, और जिसके कारण कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सर्दी एक बार फिर लौटती हुई नज़र आ रही है। और इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बरकरार बनी रहेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी होली तक कहीं ना कहीं मौसम इसी तरह से करवट बदलता रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एक होली से पहले कहीं ना कहीं 1-2 बार जरूर हो सकती है। और इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है, और इससे कहीं ना कहीं जो मौसम है वो एक बार फिर ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी देखा जाए कि माना जाता है कि होली के आसपास कहीं ना कहीं मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन अभी तक देखा जाए कि मौसम में ठंडा कभी भी बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक कहर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कहर मौसम का जो है उत्तराखंड वासियों पर बरसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस तरह का जो मौसम बदलता है उससे कहीं ना कहीं बीमारियां भी जन्म लेती हैं और जो अस्पताल हैं उनमें भी भारी तादाद में जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही है। क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक वायरल जो खांसी जुकाम बुखार का जो वायरल होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। इस तरह के मरीज कहीं ना कहीं अस्पतालों में लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अस्पताल जो प्रशासन है वो लगातार कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि अस्पतालों के अंदर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं ताकि ऐसे मरीजों को सही से देखा जा सके और सही से उनको दवाई दी जा सके। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में विगत कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इधर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और प्रतिदिन किसी न किसी जिले में वो आम सभा को संबोधित कर रहे हैं एवं विभिन्न कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इधर बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के दौरे पे हैं और वो भी प्रतिदिन किसी न किसी जिले में आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। कल राजधानी पटना में जनता दल के कार्यालय में एक एनडीए की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें जिला के सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे और एनडीए को 2025 में किस प्रकार से जीत दिलाया जाए इस पे विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि बैठक में करीब 5 घटक दलों का प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया और एनडीए की सरकार को 2025 में किस तरह विजयी दिलाया जाए इसको लेकर समीक्षा किया गया। आपको बता दें कि इधर नीतीश कुमार विगत 1 महीने से प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और वो विभिन्न जिलों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास भी किया जा रहा है उनके द्वारा। जैसा कि देखा जाए तो हर चुनाव में स्लोगन दिया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय पर। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में
जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक नया स्लोगन लेकर आया है और उन्होंने बताया कि 2025 में 225 नीतीश का सरकार। जैसा कि उनका कहने का मकसद ये था कि 2025 में 2025 सीट एनडीए सरकार लेकर आएगी और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना होगा कि सभी पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां में जुटे हुए हैं। आने वाले चुनाव में जनता किसको सपोर्ट कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।